मोदी को रोकने की रेस से कांग्रेस तो फिलहाल बाहर दिखाई दे रही है और ऐसे में अब क्षेत्रीय दलों पर मोदी की लहर का मुकाबला करने की जिम्मेदारी आ गई लगती है। लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें, खासतौर से यूपी बिहार इंपॉर्टेंट हैं, बड़े राज्य हैं। क्या यूपी में एसपी बीएसपी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और पश्चिम बंगाल वहां भी अभी चुनाव बाकी है, ममता लेफ्ट मोदी के रथ को रोक सकेंगे? रिपोर्ट देखिए। आखिरी चरण के आखिरी दांव में मोदी को रोकने के लिए कई सियासी दल ताल ठोक रहे हैं, लेकिन 10 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के चलते इस रेस से भी बाहर ही दिखाई पड़ती है। ऐसे में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भरोसे है। पूर्वांचल का इलाका इस बार के चुनाव में हॉटकेक बना हुआ है। इलाके के सारे समीकरण देखकर ही रणनीति के तहत मोदी ने वाराणसी सीट से लड़ने का फैसला किया। तो मोदी की काट करने के लिए एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव अखाड़े में उतरे हुए हैं। लेकिन क्या मुलायम मोदी की फिजा के रंग को बेरंग कर पाएंगे? मायावती भी लगातार बीजेपी और मोदी के खिलाफ हमलावर दिखाई पड़ रही हैं। क्या हाथी पूर्वांचल में कमल को कुचलने में कामयाब होगा? इसका जवाब तो वक्त के साथ बाहर आएगा। वहीं अगर बिहार की बात करें तो मोदी को रोकने का बीड़ा राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया है। लालू लगातार मोदी और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। जातिगत समीकरण और बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद लालू को उम्मीद है कि इस बार उनकी लालटेन की लौ तेज होगी और अगर वो बिहार में मोदी लहर को रोक पाए तो राजनीति में उनका कद भी बढ़ेगा, क्योंकि नीतीश की जेडीयू मोदी को रोक पाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। यूपी के 18 और बिहार की 6 सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मोदी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि चुनावी इतिहास बताता है कि बीजेपी इस राज्य में हमेशा हाशिए पर रही है। कभी यहाँ लेफ्ट का लाल रंग बिखरता था। लंबे वक्त के बाद बदलाव की बयार लेकर आई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यहाँ सत्ता पर काबिज है। पिछले कुछ वक्त से ममता दीदी के साथ बीजेपी का गुणागणित ठीक नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट और ममता पर बंगाल में मोदी को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों मिलकर तो ये कर नहीं सकते। ऐसे में देखना ये होगा कि मोदी को बंगाल में असली चुनौती कौन देता है। समय के लिए मनीष त्रिपाठी। अरविंद साहब, ये असल में जितना मोदी के लिए आखिरी दांव है उतना उन लीडर्स के लिए भी आखिरी दांव है जिनका नाम प्रोमिनेंटली लिया जाता है थर्ड फ्रंट के अगवा के तौर पर। ज्यादा बड़ा स्टेक किसका है? देखिए, ज्यादा बड़ा स्टेक निश्चित तौर पर थर्ड फ्रंट का है, क्योंकि जहां पर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं लास्ट फेज में, यहां पर बीजेपी की प्रेजेंस बहुत छोटी रही है, जबकि इन पार्टीज की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो यहां जैसा आपने भी रिपोर्ट में पहले दिखाया कि मोदी के लिए खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए सब कुछ है, जबकि थर्ड फ्रंट के लीडर्स के लिए खोने के लिए सब कुछ है और शायद पाना इस बार उतना आसान नहीं होगा। और यह भी समझना पड़ेगा हमें कि कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण दल है। कांग्रेस ने कुछ बड़ी गलतियां की। स्ट्रैटेजिक डिफीट कांग्रेस की पहले हुई। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का अलायंस नहीं है। बिहार में अलायंस से एक बड़ा अलाई पासवान बाहर निकल जाता है। यहां पर मुझे नहीं लगता यूपी में बिना बीजेपी ने अपना दल के साथ अलायंस कर लिया, कांग्रेस किसी तरीके का अलायंस नहीं कर पाता है। और यही जो स्ट्रैटेजिक डिफीट है, इसकी वजह से अकेले कोई छोटा सत्रक लोकल लीडर मुझे लग रहा है कि शायद रोक नहीं पाएगा। वैसे आप लहर किसको मानते हैं? वो जो इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर सरवाइव करने वाले, फलने फूलने वाले लीडर्स उनके बैरियर को तोड़ते हुए भी आगे बढ़े, वो लहर है? या असल में लहर मजबूत हो तो भी यहां ये कास्ट क्रीड के जाल में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और उसके पुरोधाओं के जाल में फंस जाती है? देखिए, एक और भी सच है कि मोदी वाराणसी से लड़ना शुरू करते हैं और उसका रिजल्ट देखिए। 18 सीटें हैं खाली उत्तर प्रदेश में और एडजॉइनिंग बिहार में मिलाकर के करीब 32-33 महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इनमें से विशेष रूप से जो आप यूपी देख रहे हैं, विनिंग मार्जिन चंदौली में 600 का, दूसरी लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज में 25,000 का विनिंग मार्जिन है। मोदी के वहां आने से अगर मार्जिनल शिफ्ट भी होगा, 2% वोट का भी अगर शिफ्ट होगा, तो ये तमाम सारी सीटें जिस पर बीजेपी की प्रेजेंस नहीं थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन है जो दूसरी पार्टीज नहीं कर पाई है। अदिति जी, ये बताएं कि अब एक कांग्रेस ने तो गलती की और कांग्रेस को मान भी नहीं रहे कि बीजेपी को वो रोक सकेगी, लेकिन अब जो चुनाव का जो फेज बाकी है वहां जो रीजनल क्षत्रप हैं, अलायंस नहीं किया कांग्रेस ने, वो एक बात है, लेकिन जो रीजनल क्षत्रप हैं
वो किस नाते कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की बात करें फॉर एग्जांपल, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में 2 सीटें अब तक रही हैं। मोदी शुरू करते हैं ममता की तारीफ से, जब इलेक्शन के शुरुआत में, आपको बिल्कुल याद होगा, और आते आते पर जिस तरह से उन्होंने ममता पर निशाना साधा, क्या उनको ये लगने लगा कि बहुत बड़ा गेंद वेस्ट बंगाल में करने वाली है बीजेपी? नहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल में जाएंगे जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था और पहली बार उनको लग रहा है कि शायद बीजेपी कुछ किसी तरह की जड़ वहां पर डाल रही है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि ममता जी आप महान हैं, ये तो नहीं कहेंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि लेकिन शुरुआत में तो यही कहा था ममता जी के बारे में। ऐसा नहीं कहा था कि ममता जी, नरेंद्र मोदी और यहाँ दीदी, केवल ममता जी के लिए कहा था, तृणमूल के लिए नहीं कहा था उन्होंने। इस बार ममता और तृणमूल दोनों के बारे में कह रहे हैं, वो कटाक्ष कर रहे हैं कि अच्छे दिन बंगाल में नहीं आएंगे क्योंकि ममता जी नहीं चाहती हैं। कुल मिला के मेरे ख्याल से जो बातें चुनाव के दौरान होती हैं कैंपेन में, वो बाद में बदल जाती हैं और बाद में फिर आटे दाल का भाव सबको समझ में आ जाता है कि किसकी कितनी सीटें हैं और उसी हिसाब से लोग बात करना, अपना तेवर फिर उसी तरह से अडॉप्ट करते हैं। ये माने कि ममता एक्चुअली रोकने के लिए नहीं है, ममता ऐसा भी हो सकता है कि इधर आ भी जाए। नहीं, मैं वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। आप लोग जनरली जो एक चीज कही गई कि जब मोदी जाके वहां पे इन्होंने ये बात कही थी कि आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, कि नीचे में ममता दी हैं, दिल्ली में मोदी की सरकार होगी, और उसके ऊपर में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भी ले लिया था। उसका तात्पर्य ये था, वहां की जनता को ये बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये बार बार हर जगह से वो उन्होंने अपने एस्पिरेशंस की मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूं वो कह चुकी थी। वो उसको बताना चाह रही थी कि भाई दीदी तो आपकी चीफ मिनिस्टर है, आप यहां के लिए उनको वोट दिए हो, ये यहां का काम करेंगी, और अगर आप हमें यहां भेजते हो दिल्ली में तो मैं भी आपके लिए वो काम करूंगा। उसको आप प्रशंसा के तौर पे देख रहे हैं, वो प्रशंसा नहीं थी, वो अपनी पोजीशनिंग थी। और अगली बार जब गए तो उन्होंने उसी पोजीशनिंग के हिसाब से उन पे हमले किए कि भाई ये जो कर रही हैं इससे आपका नुकसान होता है, यहां पे ये विकास नहीं हुआ है, मैं ये करूंगा, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही। तो ये फर्क उन चीजों का है। और वजूद की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस बनाम वाम मोर्चे की है। बीजेपी वहां पे अगर पहुंचती है तो इस लड़ाई का जो फायदा हो सकता है, इनसे जो लेफ्ट फ्रंट से अगर वो नाराज थे तभी उन्होंने लाया था तृणमूल कांग्रेस को। अब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है और लेफ्ट कहीं पे भी कुछ करते हुए पिछले 5 साल से आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो कहीं पे जो कि होता है कि जमीनी लड़ाई करते हैं, लोगों की लड़ाई। आपको एक बात और लगती है कि यहां असल में डेवलपमेंट और गवर्नेंस इस पर्टिकुलर स्टेट में जिस तरीके से परसीव किया जाता है वो बाकी हिंदुस्तान से अलग होता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस कहीं पे कुछ अलग होता। देर जरूर आती है लोगों को समझने में। अदिति जी, नहीं, मेरे ख्याल से बंगाल में जो जिस तरह का राजनीतिक मुहावरा है वो लेफ्ट का ही है। वहां पर आप बाध्य हो जाते हैं लेफ्ट के गवर्नेंस मॉडल पर चलने के लिए, चाहे आप कांग्रेस हैं, चाहे तृणमूल है, चाहे लेफ्ट है, चाहे आरएसपी है, चाहे माओइस्ट है, चाहे कुछ भी हैं, आपको लेफ्ट की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो पोजीशनिंग जिसकी बात विभाकर कर रहे हैं कि आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू होगा, उनको वो लड्डू उस तरह का समझ में नहीं आता शायद। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो बात कह रही है थी कि वहां पे लेफ्ट का चूंकि इतने साल का 32 साल का लंबा शासन रहा है तो हर चीज लेफ्टमय हुई है वहां पे। तृणमूल कांग्रेस की भी जो पूरी कैडर है वो कैडर ट्रांसफर हुई है, लेफ्ट की कैडर है, तो पूरी सोच में, पूरी व्यवस्था में वो लोग हैं वहां पे। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई नई चीज आ रही है, तृणमूल भी उसी मॉडल को फॉलो कर रही है, कोई रेडिकल चेंज उन्होंने नहीं किया और न करने की स्थिति में। दूसरी बात यह कि जो विभाकर जी अभी कह रहे थे कि पोजीशनिंग की बात है, ये एक अभी जो वाद विवाद हो रहा है, जिस तरह की बात हो रही है, ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। चुनाव के बाद बिल्कुल उसकी संभावना है, जो आदित्य ने कहा कि उसके बाद कौन किसके साथ बैठा हुआ दिखेगा। जब उनको लगेगा कि अभी मेरे पास सीट कम आ गई, अब कौन है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से बातचीत करना लोग शुरू कर देंगे। तो चुनाव में जो नारेबाजी हो रही है वो बिल्कुल अलग बात है, रेटोरिक है, पब्लिक पॉस्चरिंग है। लेकिन उसके बाद जब मिल बैठेंगे, जब लगेगा कि अब नंबर्स नहीं आए हैं, तो ममता से भी बातचीत होगी, उसके बाद जयललिता से भी बातचीत होगी, उसके बाद हो सकता है नीतीश से ही बातचीत हो, तो वो एक दूसरा समीकरण है। और शायद इसीलिए राजनाथ सिंह जो है वो लगातार ममता पर सॉफ्ट अपना रवैया रखते हैं। लेकिन आज हमने देखा जैसे मोदी जी ने ममता के ऊपर बहुत चुन चुन के कटाक्ष किए हैं। वो एक रैली में कहीं एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने मतलब जो भी अपने टिपिकल लहजे में मखौल उड़ाते हुए उनकी धज्जियां उड़ाई हैं।
तो वो ममता को टारगेट कर रहे हैं, इसमें अभी कोई शक नहीं है। बाद में उसको कैसे वो पैचअप करेंगे भगवान जाने। लेकिन पूर्णिमा जी, अभी वो तो खैर कटाक्ष तो उनका स्टाइल है बोलने का, जो ऑरेटरी का है, लेकिन अभी जैसे यहाँ बात हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस जो है उसी मॉडल पे चल रही है कि जो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट ने खड़ा किया, फिर काडर भी, ये भी सच है कि काडर भी एक्चुअली वही ट्रांसफर हुआ है, तरीका भी वही सब कुछ है। तो लेफ्ट तो यानी कि आप माने कि लेफ्ट की कोई जगह नहीं है। अब अगर कोई वेव है किसी तरह की कुछ है तो वो ममता ही है जो रोक पाए, या उस वेव को, या ममता ही है जो और आगे बढ़ाए। ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हम ये कहेंगे कि लेफ्ट की कोई जगह बंगाल में नहीं है। बिल्कुल है। अगर अभी भी प्रिंसिपल अपोजिशन है ममता के खिलाफ तो वो लेफ्ट है, और लेफ्ट अभी विजिबल हो रहा है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी 5 साल से लेफ्ट बिल्कुल किनारे है, बाहर है, बिल्कुल सीन से बाहर है। तो इसका हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वहां की वो लोगों की साइकी से बाहर हो गया है। कब कैंडिडेट ट्रांसफर हो जाएगा नहीं पता। बीजेपी बहुत नेग्लिजिबल फोर्स है, और वो शायद इस उम्मीद में कि कोई एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा फायदा मिल जाए, उस उम्मीद में ये सारी कवायद वहां लेकिन इन दोनों बातों को मिलाकर अगर देखें, क्या अरविंद जी, एक सच ये कि अब ये 9वां चरण है, 9 चरण, इतनी सारी रैलियां, इतनी सारी बातें, कई बार वही बातें घुमा फिराकर, और वो जो उत्साह और वो मोमेंटम होता है, वो दोनों चीजें, एक तो वो हो सकता है जो अदिति जी कह रही थी कि तीर निकला है वो सीधे चलता है, और दूसरा ये भी होता है कि जिस मोमेंटम से चले थे अब वो धीरे धीरे कम होने लगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां एक कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस एज इट इज परसीव नहीं किया जाता कई जगहों पर जैसा मोदी चाहते हैं कि हो, और दूसरे यहां कास्ट और क्रीड बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, लिहाजा यहां पर लहर उलझती है क्या? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि मोमेंटम किसी तौर पे कम होगा, और जहां तक कास्ट और क्रीड का सवाल है, निश्चित तौर पे बहुत बड़े फैक्टर्स हैं हिंदुस्तान के सारे हिस्सों में। लेकिन ये जो फेज है, खासतौर पर जिस फेज में हम अब जा रहे हैं, और वेस्ट बंगाल की जब आप बात कर रहे हैं या तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं, मोदी ने एक नई पोजीशनिंग करने की कोशिश की है। वेस्ट बंगाल फॉर एग्जांपल लेफ्ट की जगह है, ममता बनर्जी की जगह है, लेकिन ये दोनों लगभग एक ही उस डिवीजन के एक ही साइड में खड़े हुए, एक सिमिलैरिटी लगने लगी है, और मोदी ने शायद वहां सेंस किया है कि एक नया स्पेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। उन्हें मालूम है कि शायद इस इलेक्शन में वो स्पेस नहीं क्रिएट होगा, और यही कारण है कि जैसे जैसे हम इलेक्शन में आगे बढ़े हैं, उन्होंने ममता को भी टारगेट करने की कोशिश की है, बीजेपी के लिए एक नया स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में मोदी भी आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, और वहां तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पर बीजेपी के लिए नया ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसका भी प्रयास है। अरविंद, अगर इस थ्योरी पर चला जाए कि इस वक्त मोदी वेस्ट बंगाल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीट के मायने में नहीं, दरअसल आगे की राजनीति को देखकर, अगर इस थ्योरी पे हम चलें तो इसका तो मतलब ये भी हो जाता है कि फिर ममता के साथ आने की संभावना या ममता को साथ बुलाने की संभावना वो उसमें नहीं देख रहे हैं कहीं भी। नहीं, देखिए, जैसा फैजल भी कह रहे थे, ये सब इलेक्शन से पहले की बातें हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म होगा रियल पॉलिटिक्स सामने आएगी बिल्कुल अलग तरीके की, और वहां पर पावर में हिस्सेदारी का इशू आएगा, और ये एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है ये बिल्कुल चुनावी बुखार है, और मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी इसको माइंड करने जा रहा है। एक दूसरे को जो टारगेट किया है उसकी कोई महत्ता नहीं। इनमें से कई सारे आपको साथ बैठे दिखाई पड़ेंगे, वो इमीडिएट गेन्स और इमीडिएट नीड्स के आधार पर होगा। क्या ये मतलब चुनाव से पहले गठबंधन का मायना अब ये रह गया अदिति जी कि अगर आप उसके पहले स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि बड़ी पार्टी के मुकाबले आप आवाज नीचे करके बात करने के लिए तैयार हैं, तो पहले आ जाइए, गठबंधन कर लीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम हैसियत वाले हैं और हमसे उस हिसाब से बात कीजिएगा तो ठीक है, हैसियत आजमा लीजिए, कितनी आती हैं सीटें, बाद में देखते हैं कि आपसे किस टोन और टेनर में बातें होनी। मैं इसको एक थ्योरी के तौर पे नहीं साइड करना चाहूंगी। जयललिता दोस्त हैं, लेकिन देखिए वो किस तरीके से ममता बनर्जी शुरू में जो कहा गया और अब जो कहा जा रहा है। नहीं, जिन परिस्थितियों में मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बने थे भाजपा के, हमें उस परिप्रेक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। वो एक तरह से अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से लड़के अपने मतलब चारों तरफ से उन पर वार हो रहा था, फिर भी उन्होंने इस तरह से अपना चाल खेली कि वो अल्टीमेटली जीत के आए, मतलब उनको परास्त नहीं कर पाए लोग। तो उस परिस्थिति में उनकी मनस्थिति क्या रही होगी? उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर मैं कमजोर पड़ जाता हूं तो फिर ये मुझे चारों तरफ से घेर के मारेंगे, इसीलिए बेहतर ये होगा कि भाजपा इस स्थिति में हो कि वो सबसे ज्यादा सीटें हासिल करे। और सबसे ज्यादा सीटें कब हासिल करेगी भाजपा? जबकि सबसे ज्यादा सीटों पे लड़े वो।
तो इस बार हमने देखा है कि भाजपा ने जितनी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, पिछला कोई भी चुनाव देख लीजिए आप, उतनी सीटों पर भाजपा कभी नहीं लड़ी है अकेली। और इतनी एग्रेसिव पोस्टरिंग भी शायद। तो एक घटनाओं की एक कड़ी हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, न केवल इस आधार पे कि आप या तो पहले से समझौता कीजिए या बाद में समझौता कीजिए। पहले समझौता न करने के कुछ कारण थे, और वो कारण स्पेसिफिक कारण थे, खास तौर से मोदी जी के एलिवेशन के संदर्भ में। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं और किए हैं, 25 साथी उन्होंने इससे गठबंधन से पहले बना लिए। बेशक वो छोटे छोटे हैं, लेकिन इस बात को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है कि 25 हमारे पार्टनर्स अभी भी हैं। लेकिन इसके साथ ही ज्यादातर पार्टनर ऐसे हैं जिनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, एक है, 2 हैं, 3 हैं, इस तरह के हैं। तमिलनाडु में 3-4 इस तरह के गुट हैं। लेकिन अब ये जो चक्रव्यूह वाली बात उन्होंने अभिमन्यु वाली बात कही है, तो पार्टी का जो चक्रव्यूह था, पार्टी के उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु एक निकलता है, नरेंद्र मोदी, और उससे वो बाहर आ गया। और उनको पता है कि वापस उस चक्रव्यूह में घेर लेंगे अगर मैक्सिमम सीटें बीजेपी की नहीं आई। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी अकेले बीजेपी के दूसरे नेताओं से अलग वो हर एक पे चुन चुन के कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो बाद के एलआई भी हो। नहीं, उसमें स्ट्रैटेजी तो उनकी यही है कि वो अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रेंथन कर लेना चाहते हैं कि वल्नरेबिलिटी उनकी कहीं से दिखाई ना दे। मतलब एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है कि हम बहुत मजबूत हैं, वो ये एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को, अपने पार्टी के अंदर के लोगों को भी और बाहर जनता को भी। कांग्रेस की वीकनेस हमने अभी क्या देखी है, कांग्रेस ने जैसे पहले ही डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। मोदी वो समझ रहे हैं कि अगर वो उनकी तरफ से वीकनेस जरा भी बाहर आई, रिफ्लेक्ट भी हुई, तो उनके ऊपर अटैक करने वाले लोग बहुत होंगे। तो उनको एक फसाड रखना है अपना कि हम इनविंसिबल हैं, और आई थिंक वो उसी इनविंसिबिलिटी के साथ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का ऑरा एक बार आप बना लेते हैं और इस परसेप्शन को इतना बड़ा बनाते चले जाते हैं, अगर ये परसेप्शन के लेवल पर है कि यही सच्चाई है, और अगर इसके इतर कोई नतीजे आते हैं, मसलन आपके पार्टनर्स बड़ी तादाद में आपको जुटाने पड़ते हैं और वो 272 तक पहुंचने के लिए असल में आप अपने सहयोगियों के साथ बड़ी कोशिश करके पहुंचते हैं, तब आप अपनी ये इन तेवरों के साथ चलते हैं या फिर आप अपने आप को बदल पाते हैं? क्या मोदी में वो बदलाव, वो अनुकूलन है? अरविंद, आप कैसे देखते हैं? लचीलापन। देखिए, खास तौर पे जो बिल्कुल रीसेंट पास में, जैसे फैजल साहब ने भी जो इंटरव्यू लिया मोदी साहब का, उसमें अगर आप देखें तो एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने एक अपनी सेकुलर छवि, जिस पर हमेशा आघात होते रहे हैं, वो नए सिरे से क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन पोस्ट इलेक्शन अलायंस की गुंजाइश उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको नए अलायंस ढूंढने में कोई बहुत दिक्कत आने वाली है। खास तौर पर अगर एनडीए अलायंस 220 क्रॉस कर जाता है तो बिल्कुल भी संभावना है कि उनको 272 पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता यह है कि प्री पोल अलायंस के आधार पर वो शायद 240 पहुंचेंगे, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस के आधार पर वो 300 आसानी से पहुंचेंगे। और ये नई पोस्टरिंग जो उन्होंने की है, इससे उनको नए अलायंस जोड़ने में दिक्कत थोड़ी कम आएगी। अगर ये अच्छा प्लीज नहीं, फिर मुझे लगता है हमको यहाँ विभाकर का ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम कह रहे हैं कि आखिरी दांव, ये आखिरी एक्चुअली दांव जो है वो भी केक वॉक ही है, अगर इस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं तो। नहीं, आखिरी दांव के पीछे की जो सोच थी या जो बातचीत जो शुरुआत में निकली कि यार वो जातीय समीकरण की बात है, और ये कह रहे हैं कि 1-1 और 2-2 सीट की जो चर्चा फैजल साहब ने की वो क्या है। दरअसल अगर आप जातीय ही आधार पर इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिनके साथ उन्होंने जहां कहीं भी गठबंधन किया है, तो वही 2-4% जो है वो मैटर करता है और वो उनके वोट को जोड़ता है जहां पे जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना दल के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो की है वो एक खास जाति समूह के लिए किया है, जो कि बनारस और उसके इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ बनारस के भीतर ही रोहनिया जहां पे वो कल रैली करने वाले हैं, वो उन लोगों का बड़ा क्षेत्र है। बनारस शहर के भीतर में उनके बहुत सारे वोटर हैं, तो ये उनके लिए वो जाता है, वो इस तरीके से जोड़ा गया है। ये अगर गणित उनके तरफ से कोई सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं ये एक अलग चीज है, जो सोच है उसके पीछे उस चीज की है। दूसरी चीज की जो बात हो रही थी कि उन्होंने अपनी जो पोजीशनिंग की है, वो पोजीशनिंग उन्होंने एक डूअर की करने की कोशिश की है। वो एक डिसाइसिव सिर्फ की बात नहीं होती है। जहां पे ये होता है, आपने 5 साल का अगर खास तौर पे आप देखेंगे, एक चीज बार बार आती थी जो आपको, हमको, आम जनता को वो एड्रेस उनको कर रहा है। महंगाई सबसे हर किसी को चुभा, 100 दिन में कर लेंगे, अगले 100 दिन में कर लेंगे, इतने दिन के भीतर में इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा। कभी कोई चीज दिखी नहीं लोगों को कि वो हो रहा है। चुनाव में ये चर्चा में है क्या? सब कंडीशंस में है।
चुनाव के आपसे बात करते हुए वो चीज निकल के क्या आती है, बदलाव चाहते हैं। किसका नाम नहीं खोलता है। भारत की जनता बड़ी समझदार है, जैसे हम लोग कहते आए हैं, बोलते आए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो विभाकर कह रहे हैं कि जिन पार्टियों से उन्होंने ये किया, गठबंधन किया, जाहिर सी बात है बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो अपने बलबूते पे एक सीट भी नहीं जीत सकती है, लेकिन उसके साथ गठजोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सीट जोड़ सकती है। तो ये एक उनकी सियासी सोच थी जिसको लेकर के वो आगे बढ़े। और जो लचीलापन की बात की जा रही है, उसमें एक बात समझ लीजिए, मुझे लगता है कि जहां 272 अपने बलबूते पर नहीं आया नरेंद्र मोदी जी को, या कोई गठबंधन की सरकार पहले अगर नहीं आया तो पहले तो उनको, उनके खुद के ही लोग उनको किनारे करके किसी और आदमी को आगे करेंगे, लेकिन अगर उस हर्डल को भी क्रॉस कर जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल बदले हुए इंसान होंगे और लचीलेपन से करके वो सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि ये मौका बहुत मुश्किल से बीजेपी को मिलेगा और यही मौका बहुत मुश्किल से नरेंद्र मोदी को मिलेगा, दूसरा मौका नहीं मिलना। यहाँ पे एक चीज आगे इसी में कर रहा हूं कि दो ही हैं, 2 स्टेट हैं जहां पे उनके अलाइज की आप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहां दांव खेला है। एक आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ आके, वाईएसआर से, कांग्रेस की तरफ से भी उनके पास ऑफर था, और आज भी जगनमोहन रेड्डी ने यह कहा है कि मैं पोस्ट पोल किसी के साथ जाने को तैयार है। दूसरा, तमिलनाडु में उन्होंने एक गठबंधन बना के, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो उनके शायद नेचुरल अलाई है, उन पे उस तरीके का कटाक्ष नहीं हुआ है जिस तरीके का कटाक्ष ममता पे हुआ। और ये मान के चले कि ममता के साथ कोई पोस्ट थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव में देख ले कि अगर 272 जो पॉस्चरिंग इतनी हुई है, अगर उसके बावजूद 272 नहीं आता है तो इनकी अपनी पोजीशन वाकई में वीक हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। मतलब उस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी होंगे ही नहीं, कोई और होगा। मेरे ख्याल से एक और ऑप्शन दिया कि भाई वो बहुत बदले हुए नरेंद्र मोदी हमको दिखाई देंगे, पर क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी तो चलिए अपने आप को बदल रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र जो बदले हुए नरेंद्र मोदी वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वही वो क्या एक्सेप्टेबल होंगे दूसरे लोगों को। हमें इस चीज को भी देखना होगा, ये उनके वजूद के लिए भी बहुत बड़ा एक दांव है नरेंद्र मोदी के लिए। जब हम ये कह रहे हैं कि ये आखिरी दांव है, क्या ये माना जाए अरविंद साहब की 500 का तो हो गया मामला तय, क्या उनको उतना अहम मानकर हम नहीं चल रहे हैं? यही लिमिटिंग फैक्टर बनेंगे क्या ये 40-43? नहीं, मुझे नहीं लग रहा लिमिटिंग फैक्टर बनेंगे, और मैं ये भी नहीं मानता कि अगर 272 नहीं आएंगे तो मोदी की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। पिछले इलेक्शन की तुलना में अगर एनडीए अलायंस सिग्निफिकेंटली राइज करता है तो मेरा मानना ये मोदी की विक्ट्री देखी जाएगी, क्योंकि अंदर कहीं पार्टी का भी असेसमेंट होगा कि वास्तव में कितनी सीटें आने वाली। ये बयानबाजी भी मत जाए कि 300 सीट चाहिए, एक रियल असेसमेंट कहीं ना कहीं पार्टी में मौजूद है, उन्हें मालूम है कितनी सीटें आ रही। अगर उससे नीचे जाएंगे तब पार्टी में पोजीशन वीक होगी। मुझे लग रहा है ऐसी कोई संभावना नहीं। मेरा मानना है कि अगर 240 सीट आएंगी तो मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में इमर्ज करेंगे, क्योंकि अन्यथा ये 240 की संभावना बिल्कुल नहीं थी। और अगर 240 आएंगे, जैसा विभाकर भी कह रहे थे कि आपको वाईएसआर, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल जैसी जगहों से सपोर्ट मिलेगा, और 272, 30, 40, 50 सीट से मोदी प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। तो 240 सेफ है, क्योंकि ये तो पोस्चरिंग होती है अपने कार्डर को एंथ्यूज करने के लिए। बड़े से बड़ा नंबर 300 प्लस भी कहे जाते हैं। लेकिन चलिए, जिसे हम कहते हैं कार्डर है और आम लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि बदलाव के लिए वोट दिया, जैसे विभाकर अभी कह रहे थे, और बदलाव के लिए वो किसको वोट दे रहे हैं ये तो नहीं बताते हैं। और बहुत सारा वोटर ऐसा भी है, खासतौर से हम कहते हैं दलित और पिछड़ी जाति, कि बहुत साइलेंट वोटर होता है, कुछ कहता नहीं, और अगर कहता है तो वो सच होता भी नहीं है। तो असली में तो 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आम लोगों से जब अभी हमने बात की और पूछा कि अभी 9वां दौर बाकी है, तो यूपी में एसपी बीएसपी, बिहार में राजद और पश्चिम बंगाल में तृणमूल और लेफ्ट क्या मोदी को रोक पाएंगे? देखिए क्या जवाब मिला। ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर रुकेंगे नहीं। ये मोदी जी का अपनी छवि है और जहां तक है उन्हीं का जीत होना चाहिए। इन लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जो मोदी को रोकने में, हमें नहीं लग रहा है जो मोदी का लहर चला है, इस लहर में ये लोग सब एकदम झड़ की तरह ऊप के भागेंगे। लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कोई लोकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मोदी आना ही है, मोदी को आना है, क्योंकि आम आदमी अभी सचेत हो गया। जो नेशनल रूलिंग पार्टी को कोई वोट देना चाहिए, कोई रूल स्टेट की कोई पार्टी को देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो बना नहीं पाएंगे। फिर सेंट्रल में जाएंगे, कोई कांग्रेस के नहीं तो बीजेपी का हाथ पकड़ेंगे और बार्गेनिंग करेंगे। इससे देने से कोई नहीं होगा। कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है मोदी को कोई भी रोक पाएगा। मोदी लहर ऐसे ही आ रहे हैं कि रथ लेके जाएगा ही जाएगा। कहीं नहीं, ये सब लोकल पार्टियां है, ये नहीं रोक पाएंगी। देखा जाए तो इस बार एक मोदी की आंधी है, जिस आंधी में छोटे पेड़ एक तरह से उखड़ ही जाते हैं।
तो ये इनको रोकना कहना कि असंभव है। इस बार लहर मोदी की है और इस मोदी के लहर में संभवतः उनकी ही जीत होगी। नहीं, रोक नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा आए जब पिच करने के तो रोक नहीं पाएंगे। वो उनका जो दौड़ है वो चलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। रोक नहीं पाएंगे कोई पार्टी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी को कोई भी रोकने में सफल हो सकता है। ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता नहीं है कि मोदी को कोई भी रोकने में सफल हो पाएगा। नहीं, कोई नहीं सफल होगा। ही इज वन मैन आर्मी एंड ही इज गोइंग टू विन। रथ और ये रथ यात्रा अब बहुत दिन नहीं है, ये यात्रा कहां तक पहुंचती है समझने के लिए। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष फैसल साहब। जिस आखिरी दौर की बात हो रही है दिनेश, मैं ये कहूंगा कि जो दौर चला है नरेंद्र मोदी ने, अगर वो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। और अगर ये तीर निशाने पे नहीं लगा तो इतने निशाने उन पर लगेंगे कि उनका जो ठिकाना वो तलाश कर रहे हैं 7 RCR, उस ठिकाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ये तीर लगता है निशाने पे, ये नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये 16 तारीख को पता चलेगा। मुझे लगता है दिनेश जी कि ये बहुत एक डिफाइनिंग फेज में ये सारा इलेक्टोरल प्रोसेस एंटर कर रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग मोमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पे नरेंद्र मोदी का वजूद आगे की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ निर्भर करेगा। सिर्फ उन्हीं का वजूद नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्या दिशा होगी वो भी उस पर डिपेंड करेगा। तो अब मेरे ख्याल से ये बहुत एक ऐतिहासिक मोमेंट है। पहले विभाकर, ऐतिहासिक मोमेंट, डिफाइनिंग मोमेंट, क्या निष्कर्ष? ये सब किसी के लिए आखिरी दांव है। जो मोदी की अगर हवा की बात कर रहे हैं, उनकी जो पतंग उड़ रही है उसको रोकने की कोशिश में ये उनका आखिरी दांव है। और उस आखिरी दौर में अगर वो सफल होते, जैसे कि अगर वो तुक्का साबित हुआ मोदी की हवा का, तो फिर सब कोई कहेंगे चली चली रे पतंग मेरी चली रे। वो सिर्फ उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि उसके बाद क्या होगा देश में, कौन सा नेतृत्व आएगा, कौन सी पार्टी आएगी। वो जो जोड़ तोड़ की गठबंधन की जो बात हो रही है वो चलाने की कोशिश होगी। और इसकी संभावना आज की तारीख में यहां पे बैठ के हम कर सकते हैं, वास्तविकता शायद इससे अलग हो। तो 16 तारीख को पता चलेगा। आदित्य जी, मेरे ख्याल से अभी मामला मुकाम तक नहीं पहुंचा है और ये रास्तों में बड़े धोखे हैं, तो इस पे संभल के चलना पड़ेगा। अरविंद साहब, देखिए, मोदी कभी भी दांव लगाने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो स्ट्रैटेजी लगाने के लिए जाने जाते हैं। और इस महाभारत में भी उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई है और मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। दांव अंधा भी होता है, दांव में आपका बहुत जोर नहीं होता और जिस भी तरह का पासा पड़े वो आपको स्वीकारना होता है। अरविंद साहब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बहुत कुछ ये तय कर लेते हैं कि नतीजा क्या होगा। क्या ऐसा चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलता है? निष्कर्ष में आज चर्चा यहीं तक। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे एक अहम पहलू के साथ।